बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन हरूनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी परवेज़ अख्तर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे और कानून के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत। माशाल्लाह। आप सुनाएं। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैं हरूनाबाद को ही बिलोंग करता हूँ। जी सर। तो यहीं पे रिज़िया इस्लामिया डिग्री कॉलेज है यहाँ पे। जी सर। तो वहीं से ग्रेजुएशन की थी एंड आई वाज द कॉलेज प्रेसिडेंट ऑफ दैट कॉलेज। माशाल्लाह। तो 1983 का हमारा सेशन था। अच्छा उसके सर। बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी चले गए। जी सर। तो वहाँ से एमए किया। फिर लॉ तो मैंने लेट किया 2000 के करीब आके। जी सर। तो अब प्रैक्टिस शुरू की हुई है। 25-26 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। माशाल्लाह। ठीक अच्छा सर। शोबा है, इसे बेहतर जान कर चुके। जी सर। मैं ये समझता था और दोस्त साहबाब भी ये मशवरा देते थे कि चूँकि मैं स्पोक्समैन हूँ अब भी बार का जी सर। और स्टूडेंट लीडर थे, तो इसलिए मैंने अपनी पसंद के एतबार से इस शोबा का इंतखाब किया। जी, ये कि वकील बनने का शौक़ आपको खुद था? खुद था, बिल्कुल था। जी सर। इसलिए कि जो भी शख्स किसी जी। भी ऐसे शख्स को वकील बनना चाहिए जी सर। जिसमें अपनी बात को एक्सप्लेन करने की सलाहियत मौजूद हो, जी सर। जिसमें अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की ज़रूरत मौजूद हो, बिल्कुल ऐसा है जो सर। अपने क्लाइंट का एहसन तरीके से बेहतरीन अंदाज में जी सर। वो उसके जो उसकी गुजारिशात हैं जी सर। वो कोर्ट के रूबरू तहरीरी और ज़ुबानी तौर पर पेश कर सके और उनकी सही नुमाइंदगी करते हुए वो उनके हक़ में फ़ैसला करवा ले। यही कामयाबी है। माशाल्लाह। तो अच्छा जनाब, माशाल्लाह आप सीनियर कानूनदान हैं। जी, जी, जी। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखिए जी, अब हालात जैसे जिस तरह ये नए लड़के आ रहे हैं जी वो सर। तवज्जो नहीं देते, पढ़ने पे तवज्जो नहीं देते, प्रैक्टिस पे तवज्जो नहीं देते। आप बार में जाके देखें जी सर। तो बार में वो चाय चल रही है, बैठे हैं, गपशप हो रही है, ये नहीं है काम। हम प्रोफेशनल वकील हैं। जी सर। हम आते हैं सुबह 7:45 बजे, यहाँ पहुँचते 8 बजे कोर्ट शुरू हो जाती है जी सर। और टिल द मेजॉरिटी ऑफ दैट टाइम के जब वो 3:30 बजते हैं तो तब तक फारग हो जाएं बड़े, तो ये बड़ी बात होती है। जी सर। एक अच्छे वकील के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो पंक्चुअल हो ठीक सर। और वो बर वक्त अपने ऑफिस में मौजूद हो। चूँकि लोगों ने 20 मील, 25 मील, 30 मील दूर दूर से लोग आते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा और ये जो क्रिमिनल केसेस है ना, जी इनमें सर। तो अगर कल आज FIR हो गई तो उनके लिए तो दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। वो सुबह 6:30 बजे अदालत में आके बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। अगर वकील 10 बजे आता है या अवेलेबल नहीं है तो डिसार्ट होते हैं। ये भी एक किस्म की दुकानदारी है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। इसमें आपको सर्विसेज देना पड़ेंगी हम्म। और वो भी दर्जा उत्तम। जब आप टाइम से बिफोर कोर्ट शुरू होने से पहले मौजूद हों और कोर्ट ख़त्म होने के बाद जाएं। रिज़्क़ में जानब अल्लाह है, लेकिन आप यकीन करें कि अगर ऐसा रवैया इख्तियार करें और पंक्चुअलिटी करें जी। तो हर वकील ही कामयाब हो सकता है। फिर आपको पढ़ना चाहिए नए लड़कों को जो मुरवजा कानून है। अब हमने जो जी सर। यूनिवर्सिटी में या लॉ डिपार्टमेंट में जो पढ़ा प्रैक्टिकली तो उसके साथ वो मामलात मैच ही नहीं करते। हमें यहाँ पे वो कानून जो प्रिवेल कर रहा है, जी सर। जिसके मुताबिक हम अदालतों में पेश होते हैं, जो फैमिली केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, जी सर। जो एक्टिव पार्ट ऑफ लॉ है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि प्रोसीजरल लॉ क्या है जी सर। कि सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में हाउ वी हैव टू डू फॉर द बेस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स, कि हम कैसे कर सकते हैं। इस पे तवज्जो नहीं देते, पढ़ते नहीं हैं, रेगुलर नहीं हैं, तवज्जो नहीं देते। अगर ये सारी, और फिर आपके पास एक क्लाइंट आता है दूर दराज से आता है, 10, 5, 15 मील से अपने डॉक्यूमेंट लेके आता है। आप उसे अगर टाइम नहीं देंगे, उसकी बात हमदर्दी के साथ नहीं सुनेंगे, उसको आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो कैसे मुतमईन होगा। जब तक ये ऐसा शुबा है, ना हम कोई चीज़ बेचते हैं, ना हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, सिर्फ सर्विसेज हैं और आपकी जो तशफ़ी है जिस पे वो राज़ी होके आपको हज़ारों नहीं लाखों रुपए फ़ीस दे जाता है। अगर आपकी बातों में इतना दम है और आपको कानून का इल्म भी है और वो आपकी बात से मुतमईन हो जाता है कि ये मेरे लिए बेहतर करेंगे, तो आप जितने पैसे चाहें ले सकते हैं। जी सर। तो अपने
जो अपना सब्जेक्ट है उसके साथ मुखलस होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये जो है मुखलस होने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करना होंगी, आपको बर वक्त आना होगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी वकील ऐसे हैं ना जिनके वकालत के अलावा जी सर। कारोबार हैं, वो कभी भी वकील नहीं बन सकते, क्योंकि वो दिलचस्पी उधर पूरी की पूरी नहीं रह जाती। तो ये ऐसा शुबा है जो 24 आवरली जो है वो आपका तवज्जो चाहता है। आप घर जाएं तब भी आप खाना खाने के बाद ऑफिस में बैठते हैं, पढ़ते हैं। अगर आपके पास रात को वो केसेस नहीं हैं जिन पे सुबह बहस होनी है या जिन पे सुबह एविडेंस होनी है, तो फिर आप आके क्या करेंगे? मेरा तो ये यकीन और ईमान है कि जिस केस को हमने सुबह आके प्लीड करवाना है जी। उसका जो लिफाफा है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रात को मेरे बेड पे हों, बिल्कुल। वो पढ़ के मैं सोऊं, तो फिर ही तब सुबह हो सकती है, बिल्कुल उसकी सर। अच्छी प्लीडिंग हो सकती है। जी सर। सर, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? ये बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान में कि इस इंसाफ की राह में रुकावट डालने वाले भी हम वकील ही हैं। हम मुतफर्रिक दरख्वास्तें दे दे के, पेशियाँ ले ले के जी। लोग जो हैं वो रुल जाते हैं अदालतों में। अदालतें भी इस बात पे तवज्जो नहीं करती। एक तो कोर्ट्स को भी ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। अब एक एक अदालत में 600 अगर या 400 केस लगे हुए हैं तो कैसे समाअत हो सकते हैं? आप यकीन करें, अगर एक सिविल मैटर एविडेंस शुरू हो जाए तो 5 से 6 घंटे तक लग जाते हैं एक केस में। तो कोर्ट के आवर तो 8 या 9 हैं। तो कोर्ट को ऐसे एडजस्टमेंट करनी चाहिए, फिर उन ज़्यादा जजेस होने चाहिए, उन पे इतना बोझ बर्डन ना हो, और हमें भी इतना एफिशिएंट हो कि हम तैयार हो के आएँ और हम भी बिला वजह और बिला ज़रूरत पेशियाँ लेकर लोगों को ना उनका वक्त ज़ाया करें, ना उनके पैसे ज़ाया करें, ना अपने आप को वो जो है उनकी नज़रों में गिराएं कि जनाब वकील ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आप यकीन जाने, आप ख़ुद मुंशियों के अलावा अगर आप एक दफ़ा क्लाइंट के साथ अदालत में चले जाएँ ना तो वो 70% मुतमईन हो जाता है। कुछ भी ना हो कोर्ट में, वकील साहब साथ जाएँ तो उसको यही बड़ी ढारस होती है और बड़ा मुतमईन हो जाता है कि ये मेरा ये पेन ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे लोकली छोटी अदालतों में भी और बड़ियों में भी, मैंने तो जहाँ भी देखा यही देखा। अब अरसा हो गया वकालत करते हुए, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों वकील हैं। जी। तो हम, ये भी एक उज़र है इसमें कि हम लोगों के मामलात को हम वकला साहबान तवालत दे दे के सालों पे मुहित कर देते हैं। सर, आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? हम सिविल के, रेवेन्यू के और क्रिमिनल, हम सारे ही काम करते हैं। ठीक है। यानी क्रिमिनल भी है हमारे पास और सिविल और बिलखुसूस रेवेन्यू का हमारे पास सबसे ज़्यादा काम है। ठीक। फैमिली केसेस भी। अब यहाँ पे मुझे अब इस कोर्ट में मेरे 10-11 शागिर्द हैं जो अपना अपना कर रहे हैं। अब इस चैम्बर में मेरे ये 3 बेटे हैं। जी सर। ये तीनों वकील हैं और 2 मेरे रियल बेटे हैं, एक मेरा शागिर्द है, वो भी बेटा ही होता है, और चौथा हम 4 हैं, 3 क्लर्क हैं। हमारे पास सारा दिन कोई वक्त नहीं होता। सारा दिन मैं तो सारा दिन लिखता ही रहूँ तो वो नहीं ख़त्म होता। जी सर। तो कोर्ट्स में जाते हैं हम, सारे केसेस जो है ये स्पेशलाइज ही इनका हुआ है। कोई सिविल में जा रहा है तो कोई क्रिमिनल में जा रहा है, बाकी फैमिली सारे केसेस हम जॉइंटली सारे करते हैं। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का जो तरीका कार है वो किस तरह होना चाहिए? एज अ सीनियर कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले बुनियादी सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट है। यहाँ पे हम पूरे केस को सबमिट करते हैं। ठीक सर। और यहाँ पे दावा आ गया, जवाब आ गया, उसमें जो मुतफर्रिक दरख्वास्त मिसलिनियस एप्लीकेशंस आ गई, उन पे फैसला जात आ गए, टेम्प्रेरी इंजेक्शन के फैसला जात आ गए, एविडेंस आ गई, सारी फाइल जो 400-500-600 औराक की होती है वो हम बनाते हैं। उसके बाद तो अपील में या उससे आगे निगरानी नज़रसानी में तो 2-2 पर्स लगते हैं। बिल्कुल। तो इस कोर्ट को बड़ा मजबूत होना चाहिए। जो सिविल कोर्ट है ये बड़ी बाख्तियार अदालत है। ये सारी अदालतों से आई थिंक ज़्यादा पावरफुल अदालत है। यहाँ पे जो तरीका है ना जजेस की इंतखाब का, यहाँ पे एक्सपीरियंस जज होने चाहिए। ठीक सर। जिनको कम अज़ कम, मेरे एज पर माई ओपिनियन 15 साल उसकी प्रैक्टिस हो तो उसको ये एग्ज़ाम देने की इजाज़त देनी चाहिए। या 2-3 साल के बाद लड़के जाते हैं, जाके एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हो गई, तो वो आगे एक 25 साल या 30 साल जिसने प्रैक्टिस की है, सीनियर वकील खड़ा है और सामने जो जज है वो 4 साल या 5 साल उसकी प्रैक्टिस है, उसे क्या पता? ये तो हमारे शागिर्द ही हैं ना ऐसे ही। तो इसी मराहल से हम भी गुजरे हैं जब हम भी शागिर्द थे, और फिर आके अब ये महसूस होता है कि ये बहुत बड़ी खामी है कि कानून को समझने में, उसको अप्लाई करने में और सही जजमेंट देने के लिए किसी भी जज का एफिशिएंट होना और उसको कानून की बाबत पूरा इल्म होना, प्रोसीजर का पूरा इल्म होना, और फिर उसका जो जजमेंट के लिए जो उसकी जहानत है उसका होना बड़ा ज़रूरी है।
इसी वजह बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो 3 साल से 5 साल से केस एक चल रहा है, और जज साहब एक पॉइंट को, एक बात को, इशू को डिस्कस करके वो सारे का सारा उड़ा दें, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। वो 4 साल की, फिर एक और हमारी अदालतों में काम शुरू हो चुका है कि जना ये कमीशन वो एविडेंस लिखेगा, ये भी बहुत ही गलत बात है। जज जब किसी भी शख्स, कोई भी शख्स जज के सामने पेश होकर जब वो अपनी शहादत देता है, तो जज उसकी आवाज़ को भी देखता है, उसके चेहरे के तासरात को भी देखता है कि क्या ये सच बोल रहा है, ये इंसान है और इनका एक्सपीरियंस होता है। हमारा भी, मैं आपसे बात करूँ आपको पता चल जाएगा। जी बिल्कुल सर। अब चलो 100% नहीं तो 80% तो आप आइडिया लगा ही लेंगे कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो इसलिए उस जज को जिसने उस केस का फैसला करना है, कम से कम एविडेंस उसको खुद लिखनी चाहिए जी सर, और उसके सामने सारे गवाह पेश हों। आप यकीन जाने जज वहीं पे तयन कर लेगा कि ये मामला, और जब वो लिख के देते हैं, अपना कमीशन लिख के देता है, तो वो लिखी लिखाई उनके सामने जाती है, पढ़ के फिर जो फैसला होता है वो उड़ा देते हैं, लिख देते हैं। कईयों के हक़ में हो जाता है, कईयों के हमने कभी किसी भी जजमेंट पे कभी एतराज़ नहीं किया कि उसने अपनी अहलियत के मुताबिक दे दिया, आगे अदालतें हैं उसमें जाएँ। लेकिन ये लोगों के इस्तेहकाक का मामला है। बेटियां 20-20 साल जो हैं, जिनको वाह भाइयों ने हक़ नहीं दिया, वो तड़पती फिरती रहती हैं, और जब वो सबमिट होकर पूरा केस 4 या 5 साल के बाद आया और उसको रद्द कर दिया जाए बिला वजह, या उसमें नॉन एफिशिएंसी की वजह से उसमें कोई ऐसी आ जाए, तो फिर वो तो मर गई बेचारी। तो इंसाफ, अल्लाह ताला ने जज को अदल का ओहदा दिया है, और ये अल्लाह ताला की सिफ़त है, आदल वो है। तो अपने उस हक़ में शुमार किया है नहीं कि जाए, मैंने आपको इख्तियार दिया, आप भी अदल करें। आदल तो अल्लाह की ज़ात है। तो इन्हें इन बातों का को मद्देनज़र रखते हुए फैसला जात जुडिशरी को भी करने चाहिए, और हायर जुडिशरी भी सारे। जब आप ये समझ लेना कि वो हम लिखते हैं कि अल्लाह देख रहा है, आपने देखा वो पोस्टर लगे हुए अल्लाह देख रहा है, बस ये इमेजिन करने की ज़रूरत है कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर ये कलम में बड़ी सख्ती आ जाती है और वो जानदार हो जाता है, फिर फैसला करने में कोई कोफत नहीं बाकी रह जाती। इंसाफ के मुताबिक बहुत अच्छे जजेज़ हैं, हमारे मेहमान हैं, आते हैं, बहुत ही अच्छे फैसले भी करते हैं। लेकिन एज़ पर माई ओपिनियन कि एट लीस्ट एक्सपीरियंस 15 साल का हो, तब जाके वो जुडिशरी में आए, ताकि पूरी तरह उन्हें गिरफ्त हो। जी तो सर, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? देखें जी, हम तो मिनहसल कौम करप्ट हो चुके हैं। किसी शोबे को देख लें, उसमें मैक्सिमम लोग करप्शन का शिकार हैं। अगर 1-2% हुए भी तो वो भी उसी लपेट में आए हुए हैं। जो आपकी है ना शख्सियती, पर्सनल ऑनेस्टी, ये होनी बड़ी ज़रूरी है। ठीक सर। अगर पर्सनल ऑनेस्टी ये है कि आपका ज़मीर मुतमईन हो, आपकी ज़ुबान में लुकनत ना आए जब आप हक़ की बात कहने लगें, आप अपनी बात को इस यकीन के साथ करेंगे मैं जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ और मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पर एक अच्छा केस लेके जा रहा हूँ। आपको इनरली सेटिस्फेक्शन होना बड़ी ज़रूरी। अगर आप अंदर से मुतमईन नहीं हैं तो आप बात ही नहीं कर सकते, और जो बात करेंगे वो बेमज़ा होगी। तो इसलिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना और आपका ईमानदार होना अंदरूनी तौर पे। मेरे दिल में क्या है मैं नहीं, आपको क्या पता, और आपके दिल में क्या है। एक आदमी अगर अच्छा नेक अमल करता है तो लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, हालांकि उसका मुफाद सारा उसकी ज़ात को है। और एक आदमी बुरा अमल करता है, नुकसान वो अपने पैसों का करता है, अपने किरदार का करता है, लेकिन सारा माशरा उसे बुरा समझता है। इसलिए मेरी ये राय है, या मेरे राय के मुताबिक एक आदमी को इनरली ऑनेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अंदर से वो ईमानदार हो और उसका दिल मुतमईन हो कि मैं एक अच्छा इंसान और अच्छा वकील होने के नाते अच्छे अंदाज में ही मैं अपने केस प्लीड करूं और दोस्तों की मदद करके उनको कामयाबी से हमराह करूं। ठीक सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकीला बरादरी को एज अ सीनियर कानूनदान आपका क्या मैसेज है? मेरा तो यही मैसेज है कि जो तो हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग्स जो हम उम्र हैं, हम तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं 25-24, 30 साल से। हमने बड़ा कुछ वो सर्द गर्म देख लिया है। अब ज़िंदगी के उम्र के इस मरहले में है कि अब हमें ऐसी को जो है ना वो बातें जेब नहीं देती कि हम कोई बाहमी जो है नफ़रत को फैलाएं या बाहमी आपस में। लेकिन ये जो बेटे हैं, बच्चे हैं, नए आ रहे हैं, हमने अपनी लाइफ गुजार ली है और अच्छी गुजारी है। इनको चाहिए कि ये जिस शोबा में आए हैं, आप यकीन करें जैसे ही आप लॉ की डिग्री लेते हैं तो आपका स्टेटस ज़मीन से उठ के आसमान तक चला जाता है। हर शोबा ज़िंदगी का
पाकिस्तान का हर शुबा आप काला कोट पहन के चले जाएं, हर अदारा आपको रिस्पेक्ट देता है। तो हमें भी अदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल हमें वकील होने को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हमें वकील होने को मामन पेश करना है। हमने अपना किरदार मामन की हैसियत से पेश करना है कि हम लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। जी सर। तो बच्चे जो नए बेटे हैं, भाई हैं, छोटे हैं, इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सिलेबस से हट के, सिलेबस तो आपने पढ़ लिया यूनिवर्सिटी में, जी। लेकिन प्रैक्टिकली आपने खुली आंखों से देखना है कि यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है और हम उसके लिए किस तरह अपने आप को एडजस्ट करें, इंसाफ का साथ दें, हक़ का साथ दें, अच्छाई के लिए लड़ें और अपने मामलात के लिए पूरी तनदही से और अपनी पूरी कोशिश करके अपने मामलात को अदालतों के सामने पेश करें ताकि अच्छे और हसन फैसले आ सकें। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you। बेटे, आप जी आए तो हैं, नाज़रीन, बड़ी मेहरबानी। सर थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।